सोनम कुसुम जी की छोटी बहू बनकर उनके घर आई थी। कुसुम जी की बड़ी बहू अंजलि की शादी 10 साल पहले कुसुम जी के बड़े बेटे केशव के साथ हो चुकी थी और अब छोटे बेटे कैलाश की शादी सोनम से हुई थी। अंजलि के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। कुसुम जी के पति 2 वर्ष पहले गुजर चुके थे। अच्छा भरा पूरा परिवार था। सोनम को आए 2 महीने का वक्त बीत चुका था और एक दिन सोनम ने कुसुम जी को बताया कि वो माँ बनने वाली है। घर में सब लोग बहुत खुश हो गए। अंजलि भी बहुत खुश थी कि अब उसके बच्चों को एक छोटा भाई या बहन मिल जाएगा और उसके देवर कैलाश का परिवार भी अब आगे बढ़ेगा। लेकिन करीब 1 महीने बाद ही सोनम जोर जोर से रोने लगी और जब कुसुम जी ने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसका मिसकैरेज हो गया है। कुसुम जी तुरंत उसे लेकर अस्पताल गईं, जहां डॉक्टर ने कहा कि बच्चा अब नहीं बचा है। कुसुम जी को समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। खैर, कुछ दिनों के बाद सोनम दोबारा गर्भवती हुई थी, लेकिन इस बार भी करीब 2 महीने के बाद उसने ऐसे ही रोना धोना शुरू कर दिया। जब कुसुम जी ने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो डॉक्टर बोली, बच्चा पेट में खत्म हो चुका है, तुरंत अबॉर्शन करना पड़ेगा। कुछ ही महीनों में सोनम के 2 अबॉर्शन हो गए थे। कुसुम जी को समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों बार सोनम के साथ ऐसे कैसे हो गया। सोनम ने अब घर में साफ बोल दिया, मुझे तो लगता है बड़ी भाभी अंजलि चाहती ही नहीं है कि मेरा बच्चा हो, ताकि उनका इस घर में एक छत्र साम्राज्य चलता रहे। सुनकर कुसुम जी ने सोनम से कहा, ये कैसी घटिया बातें बोल रही हो, पागल हो गई हो क्या? क्या बकवास कर रही हो? अंजलि को किस बात की कमी है कि वो ऐसा चाहेगी? अच्छा खासा परिवार है उसका, 2 बच्चे हैं उसके। केशव अच्छा खासा कमाता है, फिर वो ऐसा क्यों चाहेगी? कैलाश ने भी सोनम से यही कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, भाभी के बारे में ऐसी बकवास कर रही हो। सोनम ने कहा, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ऊपर से तो अंजलि भाभी ठीक दिखती हैं, पर क्या पता उनके मन में क्या हो, और क्या पता अंदर ही अंदर वो जलती हो मुझसे और नहीं चाहती हूँ कि उनके देवर का परिवार आगे बढ़े, ताकि इस घर पर सारी जमीन जायदाद पर उनका एक छत्र साम्राज्य बना रहे। कुसुम जी को सोनम की बातें बहुत बुरी लग रही थीं, क्योंकि अंजलि ऐसी नहीं थी। उन्हें ये बहुत अच्छे से पता था। अंजलि को भी सोनम की बातें बहुत बुरी लगी। उसने पलट कर जवाब दिया, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। तुमसे किस बात के लिए जलूंगी मैं? किस बात में तुम मुझसे आगे हो? न पढ़ाई लिखाई में, न व्यवहार में, न मायके वालों की अमीरी के मामले में, न ही पति की कमाई में। किसी भी मामले में नहीं। जलने के लिए भी ना अगले की औकात हमारे बराबर होनी चाहिए, और तुम्हारी मेरे आगे न कोई औकात है और न हैसियत। शायद तुम्हें पता ही होगा कि दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों में होती है, और तुम कहीं से भी मेरे बराबर की नहीं हो। क्योंकि सोनम ने बहुत ही गलत बात अपनी जेठानी के लिए बोली थी, तो अंजलि ने भी उसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया था और अपने कमरे में चली गई थी, ये बोलते हुए कि अगर गलती से भी दोबारा ऐसी बकवास अपनी जुबान पर लाई तो भूल जाऊंगी कि कैलाश और तुमसे मेरा कोई रिश्ता है, और सारी हेकड़ी उसी वक्त निकाल दूंगी। सोनम को अंजलि बहुत सीधी साधी लगती थी और उसे लगता था कि मैं कुछ भी बोलूंगी तो अंजलि रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसने कभी अंजलि को रिएक्ट करते देखा ही नहीं था। इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि अंजलि उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब देगी। सच यही था कि अंजलि एक सीधी साधी महिला ही थी, पर अगर कोई उसके सीधेपन का गलत फायदा उठाता था तो उसे जवाब देना आता था। कुसुम जी को भी ये पता था कि अंजलि बहुत अच्छे दिल की महिला है। पता नहीं क्यों सोनम को उसके बारे में ऐसी गलतफहमी हो गई है। खैर, उस वक्त सोनम ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अंजलि का पलड़ा भारी था और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। करीब 3 महीने के बाद वो तीसरी बार गर्भवती थी और उसने कुसुम जी को बताया। कुसुम जी ने कहा, जब तुम्हें हर बार अंजलि के ऊपर अपने गर्भपात का इल्जाम लगाना होता है तो एक काम करो, इस बार अंजलि को बताओ ही मत कि तुम गर्भवती हो, ताकि तुम्हारे मन को भी शांति रहे। वैसे तो मुझे पता है कि मेरी अंजलि बहू कितनी अच्छी है, लेकिन मैं घर में फालतू का विवाद नहीं चाहती। लेकिन इस बार फिर 2 महीने के बाद सोनम का मिसकैरेज हो गया और आनन फानन में अस्पताल ले जाना पड़ा।
डॉक्टर ने साफ बोल दिया। सब कुछ ठीक होते हुए भी बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है। कुछ ना कुछ तो आपके घर में ही गड़बड़ हो रही है, या तो खान पान में या तो देखभाल में, क्योंकि सोनम के अंदर तो कोई कमी दिख नहीं रही। अब तो सोनम ने घर में बवाल मचा दिया और सीधा सीधा अंजलि के ऊपर अपना बच्चा खाने का इल्जाम लगाने लगी, जिसे सुनकर अंजलि भी बौखला गई और बोली, हाँ, मैं कोई बाज हूं ना जिसके बच्चे नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर टोनी टोटके करके तुम्हारे बच्चे खा रही हूँ ताकि मेरी औलाद हो जाए। अरे बेवकूफ औरत, मैं पहले से 2 बच्चों की माँ हूँ। औकात नहीं है तुम्हारी कि मैं तुम्हारे मुंह भी लगूं। जब देखो तब अपनी फालतू की बकवास करने चली आती हो। लेकिन सोनम पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और उसका एक ही कहना था कि उसके बच्चों को अंजलि ही मार रही है, जिसे घर में कोई भी मानने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि खुद सोनम का पति कैलाश भी। कैलाश का साफ कहना था, 10 सालों से अंजलि भाभी इस घर की बड़ी बहू हैं। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी इस बकवास को मैं कभी नहीं मानने वाला। हाँ, मैं ये जरूर मान सकता हूँ कि तुम खुद कोई लापरवाही कर रही हो, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सोनम ने अब साफ बोल दिया, मैं इस अंजलि के साथ अब इस घर में नहीं रहने वाली। आप इस घर के हिस्से कर दो और मैं अपने हिस्से में रहूंगी। इस घर में 2 फ्लोर हैं, ऊपर किराएदार हैं, उनसे घर खाली करवाओ। मैं ऊपर जाकर रहूंगी और नीचे के फ्लोर में अंजलि भाभी रह लेंगी। मैं उनके साथ अब और नहीं रह सकती। आप लोगों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। इस पर अंजलि ने पलटकर जवाब दिया, अरे वाह, मेरे ही घर के हिस्से करवाने की बात हो रही है। कुछ पता भी है तुम्हें कि ये घर किसका है? बेवकूफ औरत, ये पूरा का पूरा घर मेरा ही है। ऊपर वाला फ्लोर भी और नीचे वाला फ्लोर भी। इस घर की मालकिन मैं हूँ, समझी? ना कि तुम्हारी सासू माँ। कहकर अंजलि ने कुसुम जी की ओर देखा। कुसुम जी ने कहा, देखो सोनम, ये घर मेरे बड़े बेटे केशव ने बनवाया है, वो भी अपनी कमाई से। और ये घर अंजलि के नाम पर है, क्योंकि सीधी सी बात है, जिसके पति की कमाई है, घर भी उसकी पत्नी या खुद उसके नाम पर होना चाहिए। तो इस घर का तो कोई हिस्सा नहीं हो सकता, और ना ही मैं मेरी अंजलि को बहू को छोड़कर कहीं जाने वाली हूँ। पिछले 10 सालों से बहुत सेवा की है उसने मेरी, और आगे भी करेगी। कभी उसने किसी के साथ बदजुबानी नहीं की। पहली बार देख रही हूँ तुम्हारे साथ उसे लड़ते हुए, और उसने बिल्कुल सही किया है तुम्हें जवाब देकर, क्योंकि तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं, तो जवाब तो मिलेगा ही। अब अगर तुम्हें इस घर में नहीं रहना है, तो तुम इस घर से जा सकती हो और अपना इंतजाम कर सकती हो। सोनम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो घर अंजलि के नाम पर होगा। उसने कैलाश की ओर देखा तो कैलाश ने बोल दिया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये घर भैया ने अपनी कमाई से बनवाया है, और ये घर भैया और भाभी का है। इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है। अब अगर तुम्हें इस घर में रहना नहीं है, तो तुम्हें किराए के घर में चलकर रहना होगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं अपना घर खरीद सकूं। सोनम ने कहा, वो सब कुछ मुझे नहीं पता। मुझे अब इस घर में नहीं रहना, और कौन जानता है कि ये घर भैया की कमाई से बना है, या तुम्हारे माँ बाप ने छुप छुपा कर अपनी सारी कमाई भैया को दे दी। इस पर कुसुम जी ने कहा, वाह बहू, क्या इल्जाम लगाया है। तुम्हारे ससुर जी के ऊपर 5 बहनों की जिम्मेदारी थी, वो तो अपने लिए कभी जोड़ ही नहीं पाए। बहनों की शादी में ही सारे पैसे निकल गए। बस बिल्कुल बुढ़ापे में वो एक जमीन खरीद पाए थे, जो कि आज तक वैसी ही पड़ी है, क्योंकि उसे बनवाने के लिए कभी उनके पास पैसे ही नहीं हुए। जब केशव ने ये घर बनवाया था, तो वो उसी जमीन पर बनवाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे ससुर जी ने उसे मना किया था और कहा था कि वो जमीन तुम्हारी मम्मी के नाम पर है। तुम अपनी कमाई से अलग घर बनाओगे, क्योंकि अगर उसी जमीन पर घर बनेगा तो बाद में भाई भाई में बंटवारे को लेकर फालतू की लड़ाई होगी। इससे अच्छा तुम अपना अलग घर बनवाओ। और केशव ने अपना ये घर अलग बनवाया था। और आज मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे ससुर जी ने कितनी होशियारी की बात की थी। नहीं तो जितनी तुम शातिर और बदजुबान हो, कि अभी ये घर अगर उस जमीन पर बना होता तो पता नहीं तुम क्या गुल खिलाती। सोनम को अब समझ में आ रहा था कि हर कोई अंजलि की तरफ है, पर उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि हर कोई अंजलि का इतना दीवाना क्यों है।
शायद अंजलि बहुत अच्छे व्यवहार की थी और पिछले 10 सालों से उसने सारा घर बहुत अच्छे से संभाल रखा था, जो हुनर सोनम में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो बहुत स्वार्थी थी। खैर, सोनम ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और वो कैलाश के साथ एक किराए के घर में शिफ्ट हो गई। उसे किराए के घर में शिफ्ट हुए 3 महीने हुए थे, लेकिन अब वो गर्भवती नहीं हो रही थी। तो एक दिन सासू माँ ने उसे ताना मार ही दिया, क्या बात है सोनम, यहाँ तो तुम तुरंत गर्भवती हो रही थी, अब किराए के घर में गई हो तो गर्भवती क्यों नहीं हो रही? तो सोनम ने कहा, ये सब कुछ अब मेरे हाथ में तो है नहीं, जब होना होगा हो जाएगा। कुसुम जी ने कुछ नहीं कहा। इसी तरह से करीब 8 महीने का वक्त बीत चुका था सोनम को उस घर से निकले हुए। अब सोनम को पता चल रहा था कि किराए के घर में रहने पर कितना खर्च लगता है। कैलाश की सैलरी का एक बहुत बड़ा अमाउंट किराए में निकल जाता था। इसलिए सोनम ने अब कुसुम जी पर दबाव डालना शुरू किया कि वो प्लॉट उसे दे दिया जाए, ताकि वो लोग उस पर अपना घर बनाकर रह सकें। क्योंकि अंजलि भाभी और केशव भैया के पास तो पहले से अपना एक अच्छा खासा बड़ा घर है। लेकिन कुसुम जी का साफ कहना था, ऐसा कभी नहीं होगा। वो प्लॉट कैलाश के पिताजी का है, जो कि मेरे नाम पर है, और उस पर मेरे दोनों बेटों का बराबर का हक है। मैं कैसे उसे तुम्हारे नाम पर कर दूं? अब सोनम एक दिन घर आ गई और उसने अंजलि से कहा, भाभी, आपके पास तो इतना बड़ा अच्छा खासा घर है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। मम्मी से बोलिए कि वो प्लॉट हमें दे दें, हम उस पर अपना घर बना लेंगे, तो हमारी बड़ी दिक्कत कम हो जाएगी। क्योंकि प्लॉट लेकर घर बनाना तो बहुत महंगा पड़ेगा। सोनम को लगा था कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में अंजलि आ जाएगी, लेकिन अंजलि ने साफ बोल दिया, ये सब कुछ अपनी कड़वी जुबान से बोलने से पहले सोचना चाहिए था। तब तो शायद मैं इसके लिए तैयार भी हो जाती, पर अब तो बिल्कुल नहीं। इतना गंदा और घटिया इल्जाम लगाकर तुम इस घर से निकली हो, तो तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से इस बात के लिए मान जाऊंगी? वो जमीन पापा जी की खरीदी हुई है और उस पर दोनों भाइयों का बराबर का हक है। जब वो जमीन बटेगी तो अपना हिस्सा ले लेना, और अभी हमें कोई जरूरत नहीं है उस जमीन को बांटने की। बाकी मम्मी जी जाने। कुसुम जी ने भी साफ बोल दिया, मैं अपने जीते जी वो जमीन किसी के नाम नहीं करने वाली। मेरे मरने के बाद तुम दोनों आपस में बांट लेना। ठीक है, अंजलि बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी रखेगी। लेकिन फिर भी मेरे हाथों में करोड़ों का एक प्लॉट है। अगर मैंने उसे भी अपने हाथ से निकाल दिया तो क्या पता कल को तुम दोनों बहुएं मुझे पूछो ही ना। इतनी पागल तो मैं हूं नहीं। कहकर कुसुम जी भी अपने कमरे में चली गईं। सोनम को समझ में आ गया कि उसकी दाल नहीं गलने वाली, और वो बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। अब अंजलि के घर में पेंटिंग का काम होने वाला था और सोनम जिस कमरे में रहती थी उस कमरे की सफाई हो रही थी। साफ सफाई में सोनम के कमरे से काफी ज्यादा मात्रा में गर्भ निरोधक गोलियों के पैकेट मिले थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि सोनम लंबे समय से गर्भ निरोधक गोलियां ले रही थी। तो अगर वो गोलियां ले रही थी तो उसके बार बार मिसकैरेज कैसे हो रहे थे? अब दोनों सास बहू का माथा ठनका और वे लोग उस डॉक्टर के पास गए जहां 3 बार सोनम का अबॉर्शन हुआ था। उससे साफ साफ बात की और कहा, देखिए डॉक्टर साहब, हमें सब पता चल चुका है कि हमारी बहू सोनम कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। इसके पूरे सबूत हैं मेरे पास। तो अब सारी बात आप साफ साफ बताइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊं, और पुलिस जब दूसरे डॉक्टर से मेरी छोटी बहू की जांच करवाएगी तो खुद आपकी सारी कारस्तानी सामने आ जाएगी। अब डॉक्टर ने सारा सच बोल दिया और कहा कि सोनम कभी गर्भवती नहीं थी। उसने हर बार मिसकैरेज होने का नाटक किया था। उसने मुझे पहले ही बता रखा था कि उसे अबॉर्शन का नाटक करना है, और मैंने वैसा ही किया। इस बात के लिए सोनम ने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए थे हर बार। मतलब साफ था कि सोनम कभी गर्भवती थी ही नहीं। फिर उसने इतना घटिया इल्जाम अंजलि के ऊपर क्यों लगाया? अब कुसुम जी और अंजलि सीधा सोनम के घर पहुंचे और उससे साफ साफ कहा, सोनम, हमें अब सच पता चल चुका है कि तुम गर्भवती नहीं थी। तो इतना घटिया इल्जाम तुमने अंजलि के ऊपर क्यों लगाया? सारी बात साफ साफ बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। कैलाश भी उस वक्त घर पर ही था। उसने अपनी माँ और भाभी से कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुसुम जी ने कहा, ये देखो,
तुम्हारी पत्नी लगातार गर्भ निरोधक गोलियां ले रही थी, तो वो गर्भवती कैसे हो सकती है? कहकर कुसुम जी ने उस घर में भी सोनम की अलमारी को खोल दिया और उसे तितर बितर करने लगी, जिसमें उन्हें फिर से गर्भ निरोधक गोलियों के पैकेट मिल गए, जो कि एक कैलाश के सामने थे। अब कोई सवाल बचा ही नहीं था। कुसुम जी ने आगे कहा, बस मुझे ये जानना है कि इसने अंजलि के ऊपर इतना घटिया इल्जाम क्यों लगाया। कैलाश भी हैरान था ये सब कुछ देखकर, क्योंकि उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था इस बात का। अब सोनम को समझ में आ गया कि उसकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है, क्योंकि अंजलि ने बोल दिया था कि वे दोनों अभी उस डॉक्टर से मिलकर आ रहे हैं जिसने हर बार सोनम का अबॉर्शन किया है, और उसने सारी सच्चाई बता दी है कि सोनम कभी गर्भवती थी ही नहीं। अब सोनम ने इतना गंदा खेल क्यों खेला, ये तो सोनम ही बताएगी। सोनम ने कहा, मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं कैलाश के साथ अकेले अपने घर में रहना चाहती थी। इसीलिए मैंने अंजलि भाभी के ऊपर इल्जाम लगाए ताकि मैं आसानी से उनसे अलग हो सकूं, क्योंकि कैलाश कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होते। बहुत ज्यादा प्यार करते थे वो आपसे और अपने परिवार से, इसीलिए मैंने आप लोगों से अलग होने के लिए ये तरीका अपनाया। और रही बच्चों की बात, तो बच्चा चाहिए किसे? अभी तो 2-3 साल मुझे आराम करना है, उसके बाद बच्चों के बारे में सोचूंगी। लेकिन अलग होने के लिए कोई बहाना तो चाहिए था। बस गलती ये हो गई कि मुझे पता नहीं था कि वो घर अंजलि भाभी के नाम पर है। मुझे लगा मैं अपना हिस्सा लूंगी और आराम से अपने हिस्से में स्वतंत्र होकर रहूंगी, लेकिन वहां पर गड़बड़ हो गई। और फिर आप भी तो एक अड़ियल बुढ़िया निकली। खाली प्लॉट रखे हुए हैं, लेकिन उसे भी अपने छोटे बेटे को दे नहीं सकती। इतनी लालची बुढ़िया हैं आप। सोनम बहुत बदतमीजी से बात कर रही थी। कैलाश ने एक जोरदार तमाचा सोनम को लगाया और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरी माँ के लिए ऐसे शब्द निकालने की? तो सोनम ने कहा, मुझे पता था तुम श्रवण कुमार हो, इसलिए तो ये सब नाटक करना पड़ा। अगर तुम सही होते और अपनी पत्नी के बारे में सोचते तो मेरे एक बार कहने से ही अलग हो जाते। लेकिन मुझे पता था तुम्हें इन लोगों से अलग करवाना इतना आसान नहीं था, इसलिए मुझे इतना नाटक करना पड़ा। कैलाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सोनम इतनी नीच और घटिया हरकत कैसे कर सकती है, लेकिन अंजलि को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने एक जोरदार तमाचा सोनम को लगाया और कहा, तू अलग होने के लिए मेरे ऊपर इतना गंदा और घटिया इल्जाम लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे अलग होना था हो जाती, लेकिन मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाकर अलग हुई। सोनम को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था और उसने भी हाथ उठाया अंजलि के ऊपर, लेकिन उसका हाथ अंजलि ने पकड़कर जोर से मरोड़ दिया और कहा, गलती से भी दोबारा ऐसी गलती मत करना, वरना मैं पता नहीं क्या करूंगी। मुझे फिल्मों वाली सीधी साधी बड़ी बहू मत समझना। तुम जैसों की औकात में चुटकी बजाकर दिखा सकती हूँ। कहकर अंजलि ने सोनम को पीछे की ओर धकेल दिया और कैलाश से कहा, कैलाश भैया, पत्नी के मामले में आप बहुत दुर्भाग्यशाली हैं कि आपकी जिंदगी में ये मनहूस आ गई है, जिसने पूरा घर परिवार तोड़कर रख दिया। तो भोगना तो आपको पड़ेगा ही। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपनी इस मनहूस बीवी को लेकर कभी मेरे घर में कदम मत रखिएगा। माँ से मिलने आना हो जरूर आइएगा, पर अकेले। और कुसुम जी ने भी कहा, पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी कि तुझे अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया था मैंने। बेचारा मेरा कैलाश, उसकी जिंदगी में तेरे जैसी घटिया औरत लिखी हुई थी, पर क्या कर सकते हैं, इसमें किसी का दोष नहीं। अभी भी वक्त है, सुधर जा और अपना घर परिवार संभाल ले। कहकर अंजलि और कुसुम जी वहां से अपने घर के लिए निकल गईं। सोनम को भी समझ में आ चुका था कि उसकी हेकड़ी अब हर जगह चलने से रही, खास करके अंजलि के सामने, क्योंकि वो रिश्तों को लेकर चलने वाली एक समझदार महिला होने के साथ साथ अपने सम्मान और अपने हक की लड़ाई लड़ना भी जानती है। दोस्तों, क्या सच में सोनम जैसी औरतें भी इस दुनिया में होती हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।